आ रहा है। तो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। डिफरेंशिएशन कर लिए थे। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। मतलब कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से एक फंक्शन है fx और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। fx को डिफरेंशिएट करते हैं, so differentiation of fx with respect to x, ये हमें कोई फंक्शन f डैश x मिलता है। अब इसी f डैश x को, इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, f डैश x को dx के रेस्पेक्ट में, अगर हम लोग इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, तो अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें f डैश x को, ये dx को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें वापस वही फंक्शन fx मिल जाएगा। मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हमें f डैश x मिला और f डैश x को इंटीग्रेट करके वापस हमें fx ही मिल जाएगा। सो अगर ये डिफरेंशिएशन से, fx के डिफरेंशिएशन से f डैश x मिलता है, तो f डैश x के इंटीग्रेशन से हम लोगों को वापस fx मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझा जाए, सो इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation. Inverse process of differentiation. So just opposite of differentiation. तो अगर हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है cos x। अब यही चीज अगर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, cos x का इंटीग्रेशन हमें वापस sin x मिल जाएगा। और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना होता है, इसका क्या यूज है हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है। So integration is the inverse process of differentiation. ये बेसिक समझ में आया क्या होता है इंटीग्रेशन? यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। जो भी हम स्क्रिबल करते हैं रेड पेन से, इसको अपने कॉपी में लिख लिया करो। वैसे तो हम क्लास के बाद नोट्स भी शेयर करते हैं, बट ठीक है, अपना लिखा हुआ रहेगा और नोट्स भी बाद में आ जाएगा, उन दोनों को मिला के अपना एक नोट्स बना लिया करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है इन इंटीग्रल कैलकुलस द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन इज गिवन, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन। फंक्शन मतलब जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ है, वो फंक्शन अगर निकालना है तो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का मदद लेते हैं। सो इंटीग्रेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर समेशन। मतलब कि अगर डिस्क्रीट क्वांटिटीज होता, उन सबको ऐड करके जो एक बड़ा क्वांटिटी मिलता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी समेशन का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे ये डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए यूज करते हैं। तो समेशन इज यूज्ड, ये जो सिग्मा इज यूज्ड फॉर समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, व्हाइल ये जो इंटीग्रेशन का जो साइन है, दिस इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। So integration is nothing but summation of continuous function. So if I is the integration of fx with respect to x, then I को हम लोग क्या लिखेंगे, fx dx का इंटीग्रल। Now we can check that, और इसको तुम चेक भी कर सकते हो कि di अपॉन dx करोगे ना, मतलब इस इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वापस fx तुमको मिल जाएगा। जिसको इंटीग्रेट करके हमने i निकाला है, i को डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस fx हम लोग को मिल जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि fx को इंटीग्रेट करने से i मिला और i को डिफरेंशिएट करने से fx मिल गया। तो ये इंटीग्रेशन और इधर ये डिफरेंशिएशन।
सो एफ डैश एक्स जो इंटीग्रल अगर हम लोग करते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स का, तो उसको एफ एक्स प्लस सी कहते हैं, जहां c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, वो सॉल्व करके ही निकलता है। मतलब बाउंड्री कंडीशंस वैल्यू डालते हैं तब हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू निकलता है। अभी हम इसको c एक कोई कांस्टेंट है ऐसा मान के चलते। सो लेट अस प्रोसीड टू ऑब्टेन इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n। तो हम लोगों को पता है x टू द पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n प्लस 1 x रेज टू द पावर n मिलता है। तो n प्लस 1 x रेज टू द पावर n का इंटीग्रल करेंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 मिल जाएगा। जस्ट ऑपोजिट, इसका डिफरेंशिएशन से ये मिलता है तो इसके इंटीग्रेशन से ये मिलेगा। ठीक है, सो n प्लस 1 x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x n प्लस 1 होता है। इस n प्लस 1 को लाके इधर डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि xn का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है। तो ये फॉर्मूला है जो सबसे बेसिक फॉर्मूला हो गया। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग कहते थे कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहाँ पे n आके जो पावर होता था वो मल्टीप्लाई हो जाता था और एक पावर कम हो जाता था। यहाँ पे पावर जो है एक ऐड हो जाएगा और जो नया पावर है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये डिफरेंस है दोनों। फॉर्मूले में डिफरेंस समझो, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन था तो जो पावर था उससे मल्टीप्लाई कर लिया और पावर को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पावर को इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर n का तो पावर को 1 से ऐड करेंगे और जो नया पावर होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। आ रहा है समझ में बच्चों? तो ये पहला फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। ठीक है, मतलब कि अगर x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, तो x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को 1 से बढ़ा देंगे 2 प्लस 1 और ये 2 प्लस 1 से डिवाइड भी कर देंगे, मतलब x टू द पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. इसी तरह अगर हम लोग के पास एक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर करके फंक्शन है dx और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना प्लस सी भी लिखना है हमेशा आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रैकेट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो ये इंटीग्रेशन साइन अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, मतलब एक्स क्यूब dx का इंटीग्रल प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल है ना। इंटीग्रेशन साइन को हम ब्रैकेट के अंदर लेके चले गए, dx को अंदर ले आए। एक्स क्यूब का इंटीग्रल हमें पता है x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस ऑफ c। आ रहा है समझ में सभी को? यस सर। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग बेसिक इस फॉर्मूले पे कर रहे थे। सर वहां पे लास्ट में सी क्यों लिखे हैं सर? वो अभी हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे कि क्यों लिखे हैं। अभी ये मानो कि इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट बाद में लिखा जाता है, जो कि यहाँ पे देखो इसमें मेंशन है ना कि एफ डैश एक्स, कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एफ एक्स प्लस सी एक होता है अलग से। इसका क्या मतलब अभी हम करते हैं, बता रहे हैं जस्ट अगले स्लाइड में। बाकी सब लिख लिए बच्चे? यस सर। अब why is c written after integration?
है ना, ये सबके मन में सवाल है, इसको दूर किया जाए। पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लो मेरे पास होता sin x प्लस 2, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाता है, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये हो गया cos x। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बस अगर हम लिखें तो ये भी cos x होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ c, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी हो गया cos x। अब मैं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन है जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि अगर जब हम लिखेंगे सिंस, तुम लिखो सिंस इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, sin x भी आ सकता है, sin x प्लस 2 भी आ सकता है, और इन जनरल sin x प्लस c भी आ सकता है। कोई भी फंक्शन हो सकता है क्योंकि सबका डिफरेंशिएशन cos x ही है ना। यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन cos x, इसका भी डिफरेंशिएशन cos x, और यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, और sin x प्लस c भी हो सकता है। अब एक बच्चा या एक विद्यार्थी जिसको कि नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चीज था ऑलरेडी, तो वो कैसे जानेगा कि sin x का है या sin x प्लस 2 का है या sin x प्लस c का है। तो बिकॉज हमें नहीं पता है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट एडेड था या नहीं, हम लोग हमेशा ये कहेंगे कि भाई cos x का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको जो आंसर के फॉर्मेट में लिखेंगे वो लिखेंगे sin x प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसका वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, बट वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ होता है कि इनिशियली x का वैल्यू 2 था या y था या कुछ भी था, उससे हम लोग c का वैल्यू निकालते हैं। वो हमें क्वेश्चन में जो डेटा दिया होता है उससे निकालते हैं। बट इन जनरल जब इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ वैल्यू नहीं पता है हम लोगों को लिमिट का, तो उसको जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो ये प्लस सी लिखा जाता है हमेशा। अब आया समझ में क्यों प्लस सी लिखते हैं? आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. है ना, क्योंकि sin x प्लस 2, sin x और sin x प्लस c सभी का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन सारे फंक्शन एक साथ तो लिख नहीं सकते हैं, एक ही फंक्शन लिखेंगे। तो एक फंक्शन वो हम sin x प्लस c लिख देते हैं इन जनरल, की कोई कांस्टेंट रहा होगा, हो सकता है वो c 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, कुछ भी हो, कोई भी नंबर। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला तक कर रखे थे कि भाई x टू द पावर n का इंटीग्रल x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस ऑफ c होता है। अब इसके अलावा ये मानो कि देखो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। सो यहाँ पे भी प्लस c लिखना पड़ेगा। 1 बाय x dx, ये फंक्शन का इंटीग्रल इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e प्लस ऑफ c होता है। ये हमारा इंटीग्रल हो गया 1 बाय x का। क्लियर है बच्चों?
तो ये कुछ और फंक्शंस हैं जो आपको याद करने हैं कि x टू द पावर n का जो इंटीग्रल होता है x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी होगा, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x हो जाएगा, कॉस x का प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय x का log x होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाता है। सो ये 4 फॉर्मूले हो गए इंटीग्रेशन के, 5 फॉर्मूले। उसके अलावा ये देखिए, कोई भी इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से भी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में निकालते थे। तो c इंटू यू डी एक्स ऐसे फंक्शन है, तो c बाहर हो जाएगा, u dx का इंटीग्रेशन कर लेंगे। मतलब जैसे अगर हमारे पास मान लो 3 sin x dx का इंटीग्रल है, तो यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, हम लिखेंगे sin x dx। अब sin x dx हमें पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। सो दिस इज इक्वल टू -3 cos x प्लस ऑफ c। तो जो भी कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes. उसके अलावा इंटीग्रेशन में भी जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पूरा फंक्शन है। इसको अगर हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग इंटीग्रेशन को भी यहाँ प्लस और माइनस के अंदर लेके जा सकते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, 1 बाय एक्स को अलग से इंटीग्रेट करेंगे और cos x को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन होता है, तो x टू द पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पे हर फंक्शन के साथ c नहीं लिखेंगे, c सीधे लास्ट में एक बस लिख देंगे, एक ही कांस्टेंट लिखते हैं। मतलब ये 3 बार इंटीग्रेट कर रहे हैं 3 अलग अलग फंक्शन को, तो 3 अलग अलग कांस्टेंट ना लिख के लास्ट में सीधे प्लस c लिखेंगे। 1 बाय एक्स का इंटीग्रल होता है log x टू द बेस e, प्लस cos x का इंटीग्रल होता है sin x, और फाइनली एक प्लस c आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, x क्यूब बाय 3 प्लस ऑफ log x टू द बेस e प्लस ऑफ sin x प्लस c। तो ये हमारा पूरा इंटीग्रल हो गया इसका। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. एक और एग्जांपल, जैसे कभी कभी 1 बाय एक्स क्यूब होगा, इसका इंटीग्रल निकालना होगा। अब हम लोग ये पढ़े हैं भाई, न्यूमरेटर में रहता है पावर, तब हम लोग को फॉर्मूला पता है, तो इसको कन्वर्ट कर दो। मतलब 1 बाय एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर -3 dx। अब x टू द पावर -3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला लगा लेंगे x टू द पावर n प्लस वन, मतलब -3 प्लस वन डिवाइडेड बाय -3 प्लस वन, ठीक है, प्लस ऑफ c। तो x टू द पावर -3 प्लस वन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, है ना, प्लस ऑफ c। सो दिस इज -1 बाय 2 x टू द पावर -2 प्लस c, या -1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ c। क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. लिख लीजिए फटाफट इन सबको।
सर हाँ अमृत। सर यहाँ जैसे एक्स क्यूब को हम लोग यहाँ इसको ऊपर करके एक्स पे पावर -3 के सर, उसी तरह इसे पिछले वाले एग्जांपल में जो 1/x है उसको सर कर सकते हैं। उसमें गड़बड़ हो जाएगा, देखो क्या होगा, अब करके देखते हैं। x टू द पावर -1 dx को इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1, ये क्या हो गया, x टू द पावर 0/0 हो गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो इसीलिए ये फंक्शन का जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वहां पे एक छोटा सा लिखा हुआ था, हम लोग ध्यान नहीं दिए उस पे, x टू द पावर n+1/n+1 तभी होगा when n is not equal to -1। इसीलिए उसका अलग से डिफरेंशिएशन बताया गया है, इंटीग्रेशन 1/x का log x हो। आ गया समझ में? ये ओके सर। डेफिनेशन तभी है, मतलब ये फॉर्मूला तभी है जब n 1 के बराबर नहीं है। लिख लिया बच्चों सभी ने? यस सर। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1, है ना? कहीं पे भी फॉर्मूला देखोगे तो उसमें यही लिखा हुआ होगा कि n इज नॉट इक्वल टू -1। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक है जो काफी यूज होता है, √x dx का इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 dx का इंटीग्रल। तो इसको हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर 1/2 + 1, है ना, डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस ऑफ c। सो x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। तो इसको, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x रेज टू द पावर 3/2 प्लस ऑफ c। आगे समझ? यस सर। एक और Yes, sir. हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब काफी यूज होता है, 1/√x dx। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x टू द पावर -1/2 dx का इंटीग्रल। सो दिस इज इक्वल टू x टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, ठीक है, प्लस ऑफ c। सो दिस इज x टू द पावर -1/2 + 1, देखोगे तो 1/2 हो जाएगा, और -1/2 + 1 1/2 हो जाएगा, प्लस ऑफ c। सो 2x टू द पावर 1/2 + c, मतलब 2√x + c, मतलब 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x + c। तो ये सब कुछ जो इंटीग्रेशन हम बताए ना, √x का, 1/√x का, ये सब बहुत यूज होता है। तो बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, इसको याद ही कर लेते हैं, क्योंकि हर बारी इतना निकालने से अच्छा है कि याद ही कर लो, ऐसा बच्चे सोचते हैं। बट कितनी चीजें याद करोगे ये भी है, तो तुम्हारे यादाश्त के ऊपर है। मतलब मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मुझे एक ढेला भी याद नहीं होता है, कुछ नहीं याद रहता है, तो मुझे तो सब चीज निकालना ही पड़ता है। इसीलिए मेरा फिजिक्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, और केमिस्ट्री जहाँ पे इनऑर्गेनिक आ जाता है तो मेरा गड़बड़ है, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन, क्योंकि मुझे याद नहीं होती चीजें। तो हर बच्चे का अपना अपना होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे प्ले करो। बहुत ज्यादा अपने आप को खींचने की जरूरत नहीं है, जो आदत अभी तक बचपन से अभी तक की लग गई है वही रहेगी, अभी 2 साल में बदलेगा नहीं ज्यादा कुछ। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे प्ले करना है कि भाई हमको याद नहीं होता है तो हम कॉन्सेप्ट वाला चीज बहुत अच्छे से निकालेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो हम रट लेंगे सब चीज, उससे निकालेंगे। तो हर इंसान अलग है, 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, वैसे ही हर इंसान अलग, हर इंसान का तरीका अलग होगा। तो तुमको अपना स्ट्रेंथ जो है खुद से ढूंढना है कि तुम्हारा क्या स्ट्रेंथ है, और उसी पे प्ले करो, उसी पे प्रैक्टिस करो, है ना?
वीक पॉइंट्स को थोड़ा बेटर करो, बट वो बेस्ट नहीं हो सकता, बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, उसको इतना कर लो कि काम चल जाए, बट जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ बनाओ अपना, और अच्छा करो उसको, ठीक है। अब ये हो गया 1/√x वाला, √x वाला। एक जो और बहुत कॉमनली जो लोगों को है कि भाई dx का इंटीग्रल क्या होगा, बस। तो dx का इंटीग्रल यहाँ पे क्या हो गया, 1 into dx का इंटीग्रल। 1 क्या होता है, x to the power 0 into dx का इंटीग्रल। x to the power 0 को 1 लिख सकते हैं। हम ये प्रूव करके बस बता रहे हैं कि भाई dx को x बोल देते हैं लोग, कैसे होता है। ये क्या हो जाएगा, x to the power 0 plus 1 divided by 0 plus 1 plus of c। तो मतलब x to the power 1 by 1 plus c, मतलब x plus c हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब फॉर्मूला की तरह याद करते हैं, dx का इंटीग्रेशन x plus c हो जाता है। कैसे आता है ये तुम्हें मैंने दिखा दिया, यहाँ पे ऐसे आता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिख लो तुम लोग, सारे लोग लिख लिया सभी ने? यस सर। तो हम लोगों ने इसमें से ये पता कर लिया कि भाई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड होता है तो ये फंक्शन के बाहर आ जाता है, ये तो हमने देख लिया। हमने ये देखा कि 3-4 फंक्शन है तो इंटीग्रेशन साइन को अंदर लेके हर फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद ये वाला भी देखा, x to the power n का x to the power n+1 by n+1 होता है, n not equal to -1। c dx है, c बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है cx। और उसी तरह c x raised to the power n है तो c बाहर हो जाएगा, x to the power n+1 by n+1। x to the power -1 मतलब 1 by x dx का जो इंटीग्रेशन है तो दिस इज इक्वल टू log of x to the base e, ये भी देख लिया। e to the power x वाले का इंटीग्रेशन e to the power x ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे ये हम लोग डिफरेंशिएशन में भी देखे थे कि ex को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो वापस हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिल जा रहा था। तो इसी का उल्टा, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये अभी हम बताते हैं इसका क्या है, अभी छोड़ दो इसको। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है ना। और ये सारे हो गए, मतलब इतने ही फॉर्मूले आपको याद करने। अब हम लोग आ जाते हैं, कोई अगर हमारे पास फंक्शन है, हम लोग ये कर रहे थे कि भाई डिफरेंशिएट करते हैं ना तो x का जो कफिशिएंट होता है उसको बाहर लाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में उल्टा है, उसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास साइन ऑफ 2x है, ठीक है, और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ c। तो मतलब जो भी x का कफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इन जनरल साइन ऑफ ax है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ ax डिवाइडेड बाय a प्लस ऑफ c हो जाए। क्लियर है बच्चों? उसी तरह अगर यहीं पे cos ऑफ ax dx का इंटीग्रेशन होता है, तो साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय a,
प्लस ऑफ सी, जो भी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं। यही चीज अगर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होता और इसको इंटीग्रेट करते तो माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी तो होता, डिवाइड इसको ए से ही करते जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं हो, प्लस ऑफ सी हो जाए। मतलब ये जो प्लस बी है इसका कोई रोल नहीं होगा डिवीजन विवीजन में, वहां पे हम लोग बस ये जो अंदर जो भी चीज है ए एक्स प्लस बी ही रह जाएगा, साइन का बस माइनस कॉस बन जाएगा। डिवाइड करेंगे जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर अगर साइन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो? तब उसको ऐसे नहीं करेंगे, तब वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होता है, और वो हम लोग पूरा 12th में मैथमेटिक्स में आ गया, वो मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया, उसको फिजिक्स में हम लोग ज्यादा यूज, कभी यूज होगा भी तो मतलब बहुत रेयर केस में। नीट वाले बच्चों के लिए तो नहीं ही होगा, और जो आईआईटी वाले बच्चे हैं उनको यूज होगा भी तो रेयर केस में होगा। वो 12th में ऐसे भी कैलकुलस पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 12th का 50% जो मैथमेटिक्स है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड, 50% कोर्स जो क्वेश्चन आता है मार्क्स का वेटेज है वो कैलकुलस पे ही बेस्ड है। कैलकुलस कंप्राइजेज ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 चैप्टर है ना। इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आ जाता है, डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो 6-7 चैप्टर मिलके पूरा कैलकुलस बनता है। तो 12th क्लास में तो पूरा यही मैथ्स में पढ़ना ही है, तो वो सब वहां पे पढ़ते हैं। ये सब सबने लिख लिया ना, समझ में आ गया सभी को? अब definite integrals. So when a function is integrated between a lower limit and an upper limit, it is called a definite integral. ठीक है, मतलब कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में ना हम लोगों को लिमिट दिया होता है ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या होता है लिमिट का, अभी हम लोग देखेंगे कि आप ये सोचो कि एफ डैश एक्स, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो हमें पता है कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा, उल्टा एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा। तो अब अगर हमारे पास ये एफ डैश एक्स डी एक्स फंक्शन है, उसको हमें पता है कि इंटीग्रेट करके एफ एक्स मिलेगा, और वहां पे लिमिट यहाँ से ए से बी लिख लेते हैं, जो लो, इसको ए को कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और जो ये बी है इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो अब यहाँ पे जो लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखा है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एक्स के जगह एक बार बी डालेंगे, माइनस ऑफ एक्स के जगह ए डालेंगे और फंक्शन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल एक मैं बताता हूं, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स को, और मान लो x इज इक्वल टू 2 से लेके जो भी यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ना, उसी के रेस्पेक्ट में ये जो हमारा लिमिट है वो होता है। मतलब x का वैल्यू 2 से 3 तक वेरी कर रहा है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट 2 से 3 छोड़ देते हैं। जब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल कर रहे होते हैं ना, तो प्लस सी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा वैल्यूज में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट क्या डालेंगे 2 से 3। अब x टू द पावर 3 हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे देखो पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, मतलब पहले 3 का वैल्यू डालो x के जगह, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब बाय 3 माइनस, फिर उसके बाद 2 का वैल्यू डालेंगे x पे, तो
2 क्यूब बाय 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए, मतलब एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। यहाँ पे ये फंक्शन, इसमें 3 डालेंगे और 2 डालेंगे, तो ये क्या हो गया, 3 3 9 3 27/3 माइनस 8/3। सो ये हो गया 27 माइनस 8 19/3। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो जब डेफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा तुमको। तो फिजिक्स में जब भी तुम लगाओगे, मतलब कैलकुलस, तुमको तो एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा, तो वहां दिया होगा कि भाई x जो है 2 से 3 तक वेरी कर रहा है, x का वैल्यू 2 से 3 तक वेरी कर रहा है, तो हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करके एग्जैक्ट फाइनल वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। एग्जाम्पल मैं लूंगा, तुम लोग इसको लिख लो, फिर और 2-3 एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्लैरिटी आ जाएगी। लिख लिया सभी ने? लिख लिया ना बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। Yes, sir. अगर हमारे पास कोई डेफिनिट इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना, प्लस ऑफ 1 कर लो मान, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में। x का वैल्यू 1 से लेके 3 तक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 से लेके 3 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1 से लेके 3 1 डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। तुम देखो, हर हर बार इंटीग्रेट करके वैल्यू डाल सकते हो या सीधे लास्ट वैल्यू डाल सकते हो, एक ही बात। ये x टू द पावर 4/4 1/3, और ये 1 dx का इंटीग्रेशन है 1 से 3। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम सीधे इंटीग्रेट कर दो, पहले x³/3 प्लस x4/4 प्लस x, और एक ही बार जो लिमिट डालेंगे इससे भी सेम आंसर आएगा जो अलग अलग लिमिट डाल के निकालेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ये वाला भी सेम वैल्यू है। अब इसमें अगर हम लोग देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 3 क्यूब, लोअर लिमिट क्या है 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस, हाँ क्या है शांत, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है। 3 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4/4 प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज आ गए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम लोग को। सो 27 माइनस 1 ये 26/3, 81 माइनस 1/4 प्लस 2। सो ये हो गया 26/3 प्लस 80/4 प्लस ऑफ 2। 80/4 करेंगे ये 20 हो गया। सो 22 प्लस 26/3, एलसीएम 3 ले लेते हैं, तो 66 प्लस 26/3 92/3। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir.
लिख लिया ना सभी ने? यस सर। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन और वैल्यू है π/3 से लेके π/6 से लेके लेट्स से π/3 तक। π/6 क्या होता है? 30 डिग्री, और π/3 क्या होता है? 60 डिग्री। ये रेडियन से इसमें कन्वर्जन है, बेसिकली डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। तो ये हम लोग कल ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे, तो मतलब नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे तो उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो sin x प्लस cos x है, इसको अगर इंटीग्रेट करना है हम लोग अलग अंदर लेके चले जाते हैं इसको, π/6 से π/3 sin x dx का इंटीग्रल प्लस π/6 से π/3 cos x dx का इंटीग्रल। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x, लिमिट जो है π/6 से π/3 है, और cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस ऑफ sin x, और यहाँ पे लिमिट π/6 से π/3 है। अब हम लोगों ने बोला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, माइनस साइन को बाहर ले लो। अपर लिमिट क्या हो गया? cos ऑफ π/3, लोअर लिमिट क्या हो गया? cos ऑफ π/6 प्लस ऑफ यहाँ पे साइन ऑफ π/3 माइनस साइन ऑफ π/6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x के जगह एक बार हम लोग π/3 डालेंगे अपर लिमिट, और बाद में लोअर लिमिट डालेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस ऑफ π/3, ये देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो π/3 क्या हो गया? 180/3 60 डिग्री हो गया। उसी तरह पाई का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो π/6 करोगे तो वो हो गया 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया? cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हमारा 1/2 होता है, राइट, माइनस cos ऑफ 30 डिग्री √3/2 होता है, प्लस ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 होगा, और साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 होगा। सो इसका वैल्यू है माइनस ऑफ 1/2 प्लस √3/2। ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? √3/2 माइनस 1/2, और उधर √3/2 माइनस 1/2। सो 2 टाइम्स √3 माइनस 1/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? √3 माइनस 1 बच गया। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया कि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? यस सर। जहाँ पे लिमिट Yes. जी, जहाँ पे लिमिट नहीं है वो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है, और जिसमें लिमिट दिया हुआ वो डेफिनिट इंटीग्रल है। ये दोनों अलग अलग चीज है, इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब हमें पता नहीं है कि लिमिट क्या है, तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल प्लस सी लिखते हैं। और जो डेफिनिट इंटीग्रल्स होता है वहां पे हम लोगों को पता है कि लिमिट क्या है, तो वहां पे कांस्टेंट नहीं आता है, वहां पे सॉल्व करके हम लोग फाइनल वैल्यू ही लिखते हैं। आ गया बच्चों समझ में? यस सर। Yes, sir. अब एरिया अंडर कर्व इन डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना? डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब हुआ हमारे पास एक इंटीग्रल फंक्शन है एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स।
ठीक है। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है, ये स्मॉल एफ ही ले लो, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स डी एक्स और लिमिट a से b रखते हैं, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b के बीच में, और ये जो x एक्सिस के ऊपर और इस कर्व के नीचे, फंक्शन के नीचे x एक्सिस के ऊपर x इज इक्वल टू a के राइट और x इज इक्वल टू b के लेफ्ट, ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया इसका वैल्यू है। मतलब अगर हम लोग को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना है डेफिनिट इंटीग्रेशन का, डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो होता क्या है बेसिकली, देखो ये हमारा फंक्शन है, अब ये हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, है ना। हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो इसका जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये dx के बराबर, और यहां से जो इसका लेंथ है, मतलब जो डिस्टेंस है वो x है। x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा है। ये जो dx विड्थ का एलिमेंट है, dx क्या होता है, ऑलमोस्ट dx इज लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये होता है dx। मतलब ये जो चेंज है ये ऑलमोस्ट 0 होगा, बहुत पतला स्ट्रिप होगा। उस पतले से स्ट्रिप में इस पूरे दौरान यहां से लेके यहां तक, इसमें हम y को कांस्टेंट मान लेते हैं। ड्यूरिंग दिस स्मॉल इंटरवल ये जो dx है, उस पूरे dx के दौरान हम y को कांस्टेंट मानते हैं, लेट्स से ये y हो, और y किसके बराबर है, fx के बराबर है, तो y इज इक्वल टू ये क्या हो गया, fx हो गया। और अगर हमें इस थिन स्ट्रिप का, ये पतले से स्ट्रिप का एरिया अगर निकालना है, तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू ये जो इसका हाइट है, मतलब बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया मेरा y और ब्रेथ हो गया dx। ये जो लेंथ है ये लेंथ हो गया y के बराबर, और ये जो विड्थ है ये विड्थ हो गया dx के बराबर। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है y इंटू dx है। सभी को ये समझ में आया। अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन कह रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, अभी तुरंत हम लोग बात किए थे। तो ऐसे ऐसे सारे, इसको अगर हम इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में ब्रेक कर ले, कई सारे स्ट्रिप्स में इस पूरे एरिया को ब्रेक कर लेते, और उन सारे स्ट्रिप का एरिया अगर हम लोग ऐड कर दें, निकाल के ऐड कर दें, तो हमें टोटल एरिया निकल जाएगा इस कर्व के अंदर। तो जब हम कहते हैं कि y इंटू डी एक्स कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो ये बेसिकली इसको fx dx का इंटीग्रल a से b जब लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एरिया अंडर fx, फंक्शन fx एंड x एक्सिस। x एक्सिस और fx के बीच का जो एरिया है, ये पूरा एरिया हम लोगों को निकाल के दे देगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। सो डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया। डिफरेंशिएशन का हम लोग देखे थे कि भाई डिफरेंशिएशन क्या करता है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो हम लोग को डिफरेंशिएशन बताता है। मतलब dy बाई dx क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा मतलब वो जो टेंजेंट है जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है, उसका tan निकालते हैं तो वो dy बाई dx के बराबर होता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये जो
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो क्या बताता है कि भाई एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, ये हमें इंटीग्रेशन बताता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। Yes, sir. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आज के लिए इतना ही है तुम लोगों को, और अगली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे और इसके आगे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अभी हम तुम लोगों के वो ऐड भी कर देंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो शायद उसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ देना जहां नहीं समझ में आएगा। मतलब कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन आ गया, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके पहले स्क्वायर एक्स को हम लोग नॉर्मल साइन में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। अभी बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें बता दूं कि साइन बेसिकली cos 2x इज इक्वल टू, cos 2x मतलब x के साथ मल्टीप्लाइड है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। cos 2x का मतलब, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। अगर अब cos 2x और इसको यूज करोगे तो तुमको जो cos स्क्वायर x का वैल्यू है ये आता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और यहाँ पे अगर इसको इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे तो इससे साइन स्क्वायर x का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। हम लोग ये चेंज इसलिए करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग लिख लेते हैं ऐसे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx का इंटीग्रल, तो अब हम लोग इसको अंदर लेके चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 dx का इंटीग्रल माइनस ऑफ cos 2x/2 dx का इंटीग्रल। ठीक है, सो 1/2 dx को हम लोग लिख सकते हैं 1/2x माइनस cos 2x/2, हाफ को बाहर ले लेंगे, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है sin 2x, और मैंने बोला कि बिकॉज x में 2 कफिशिएंट की तरह मल्टीप्लाइड है तो उससे डिवाइड भी करेंगे प्लस ऑफ c, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा x/2 माइनस ऑफ sin 2x अपॉन 4 प्लस ऑफ c। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या फॉर्मूला हम लोग को याद करना है, ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ाई करो तुम लोग सब लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, राइट, फिर इसके आगे करेंगे। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।